हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो अभी तक हमने 5 पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कंडक्टेंस, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पार्ट 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दैट इज़ V इज इक्वल टू आई आर, में जो R होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा फ्लो रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा ओम्स लॉ जो थे, ओम्स जो थे, उन्होंने दिया था V इज इक्वल टू आई आर, करेंट I इज इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल दैट इज DV अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस RE, ओके। एंड इन केस ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट्स, तब FM में आ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म्स में बात करेंगे, द प्रेशर अलोंग द पाथ इज द ड्राइविंग पोटेंशियल एंड रफनेस ऑफ द पाइप इज द फ्लो रेजिस्टेंस। ये हमारा पिस्टन हो गया, इस ये हमारा सिलेंडर हो गया, इस सिलेंडर में ये पिस्टन है हमारा ये, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब जब पिस्टन ऊपर आएगा तो ये लिक्विड कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होने में अगर इसका जो सिलेंडर का सरफेस है वो रफ होगा, तो कंप्रेस होने में जो ये रफनेस के कारण जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा दैट इज़ द फ्लो रेजिस्टेंस। बट इन केस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस की बारे में बात करेंगे तो फोरियर्स ने हमें एक हीट फ्लो रेट थर्मल रेजिस्टेंस का बारे में बताया था। तो हीट फ्लो रेट Q इज इक्वल टू टेम्परेचर पोटेंशियल दैट इज dt अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस dx अपॉन Ka, okay, where K is the constant, A is the surface area and dx is the distance, the thickness of the wall or any material, okay। now ये तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। now अगला है द थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस मेन हमें जो बात करना है वो थर्मल रेजिस्टेंस की बात करना है। तो थर्मल रेजिस्टेंस RT, कैपिटल RT से हम डिनोट कर रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस को, दैट इज dx अपॉन Ka, dx अपॉन Ka इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। इसकी यूनिट जो आप सॉल्व करोगे, ऐसा यूनिट निकालोगे तो आवर डिग्री पर कैल्विन कैलोरी, या सेकेंड डिग्री पर जूल, या डिग्री पर वाट, ये निकलता है। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टेंस, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता था, वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मीन्स RT को 1/RT कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा थर्मल कंडक्टेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाउ इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ सॉलिड वॉल ऑफ एरिया A, थिकनेस dx, when the temperature difference of unit degree is maintained across the bonding surface। मीन्स देखो, अभी तक हमने देखा मीन जो ये हमारा वाल है, ठीक है, ये देखो ये वाल है हमारा, ठीक है। इस वाल पे ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका इनर सरफेस हुआ, ये आउटर सरफेस हुआ, ठीक है। तो ये हमारा इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 और आउटर सरफेस का टेम्परेचर T2। मैंने इसे ऐसे बना के ये रेजिस्टेंस टाइप के यहाँ इसलिए दिया, रेजिस्टेंस मतलब ये होता है बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। मीन्स ये थिकनेस जितना ज़्यादा होगा हीट उतना लॉस होगा, और दूसरी तरफ टेम्परेचर उतना कम होगा, ठीक है। पहले इनर सरफेस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आउटर में कम होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा। तो हमने वही एक डायग्राम बनाया है कि इसके एक एंड में टेम्परेचर T1 हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, दैट इज RT dx अपॉन K। जो रेजिस्टेंस यहाँ है दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस dx अपॉन Ka, एंड द टेम्परेचर इन अदर साइड T2, ओके। नाउ फॉर यूनिट के लिए बात करें, जैसे कोई भी डेरिवेशन करते हो आप, यूनिट टर्म के लिए कैलकुलेट करते हो वैल्यू, यूनिट टर्म के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, फिर उसमें आप पर्टिकुलर किसी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पूरे पूरे के लिए निकल जाता है। तो पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक यूनिट सरफेस एरिया के लिए हम अब फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो लेट अस डिस्कस यूनिट थर्मल रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल आर टी से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल आर टी इज इक्वल टू dx अपॉन K, बिकॉज एरिया हमने यूनिट में टर्म में बात कर रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल टू 1, एंड द यूनिट थर्मल कंडक्टेंस इज इक्वल टू C, इसका अपोजिट मीन्स 1/RT, कंडक्टेंस यूनिट थर्मल कंडक्टेंस विच इज इक्वल टू K अपॉन dx, ओके। एंड
देयरफॉर कैपिटल क्यू, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू फोरियर्स ने ये हीट ट्रांसफर रेट का इक्वेशन दिया था, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, तो माइनस के ए दैट इज के ए डी टी अपॉन डी एक्स, टी वन माइनस टी टू अपॉन डी एक्स, टेम्परेचर बिटवीन टू साइड। ओके, एंड डी एक्स अपॉन ए, देखो ध्यान से, आर टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन के होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी एक्स अपॉन के इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, और वन अपॉन आर टी अभी जस्ट देखे थे, वन अपॉन आर टी इज इक्वल टू सी थर्मल कंडक्टेंस, तो हम वन अपॉन आर टी को हमने लिख लिया सी की टर्म, थर्मल कंडक्टेंस क्रम में सी ए टी वन माइनस टी टू। तो ये दो फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ, ये आगे आपको काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो इसे ध्यान देना। ठीक है, ना इसी टॉपिक से रिलेटेड एक हमारा था थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो इस पर डिस्कस करेंगे कि अलग अलग मटेरियल का, मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी रेट अलग अलग होता है, किसी का फास्ट, किसी का लो, किसी में बहुत कम, किसी में। ठीक है, नाउ द थर्मल किस पे डिपेंड करता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट्स डिपेंड एसेंशियली अपॉन द मटेरियल स्ट्रक्चर। जो मटेरियल स्ट्रक्चर है उसका बीसीसी, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, ये जो होता था वो सब जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था वो वगैरह। ठीक है, मटेरियल स्ट्रक्चर में आता है हमारा केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट एंड टेक्सचर। ओके, ऑल्सो विथ मॉइस्चर कंटेंट, कितना मॉइस्चर कंटेंट हमारा जो पार्ट है वो किया है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की डेंसिटी किया है, एंड द ऑपरेटिंग कंडीशन, किस ऑपरेटिंग कंडीशन में, उस पर प्रेशर कितना पड़ रहा है, उस पर टेम्परेचर कितना पड़ रहा है, ये सब। ओके, नाउ फिर आता है हमारा, अब देखते हैं कि हम, ये सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो एक को आप वाइब्रेशन दोगे तो वो दूसरे को भी वाइब्रेशन देगा, ऐसे ही इसका वाइब्रेशन मोर है। तो सॉलिड हुआ, क्लोजली पैक्ड है, मोर वाइब्रेशन, देयरफॉर मोर थर्मल कंडक्टिविटी, क्लोज पैक्ड है इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी फास्ट होगा इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन क्लोजली पैक्ड। ओके, ये लिक्विड हो गया, इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा गैप में होते हैं, दिस मीन्स लूज पैक्ड, वाइब्रेशन लेस वाइब्रेशन, पुअर कंडक्टर। ठीक है, देयरफॉर इसमें थर्मल कंडक्टिविटी रेट थोड़ा स्लो होगा, और गैस में बहुत कम, गैस है लूज पैक्ड, वेरी लूज पैक्ड एटम्स, नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन इनके बीच में नहीं होता, ऐसी बात नहीं है नहीं होता है, अगर आप थियोरेटिकली प्रैक्टिकली सोचोगे तो वाइब्रेशन, वो भी तो पार्टिकल है गैस का, वाइब्रेशन होता है, बट इतने कम अमाउंट में होता है कि हम फिलहाल जो टॉपिक में बात कर रहे हैं उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज नॉट कंडक्टिव फॉर ट्रांसमिटिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, दिस मीन्स हीट भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा नहीं कह सकते हैं, कम होगा ये कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉर गैस के लिए जो एवरेज ट्रेवल वेलोसिटी होता है, जो मॉलिक्यूल जो ट्रेवल करते हैं उनका एवरेज ट्रेवल वेलोसिटी होता है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, V is equal to root of 3gt upon m, where g is the universal gas constant, m is the molecular weight of mass, and the T is the absolute temperature. सेम एज थर्मल कंडक्टिविटी वर्कड आउट थ्रू दिस रिलेशन, थर्मल कंडक्टिविटी अगर आप गैस का निकालना हो तो आपको इस रिलेशन के थ्रू आपको कैलकुलेट करना होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू 1/3 V CV L rho, where CV is the specific heat, L is the mean free distance between two atoms, and rho is the mass density, and V is the mean travel velocity. ओके, इतना ठीक है, समझ में आया। नाउ एक और मैटर है जो मैंने लिखा है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। ओके, तो मैटर ये है कि द रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज के, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम रो से यहाँ पे बता रहे हैं, for all metals at the same temperature, and that the ratio is directly proportional to absolute temperature of the metal at same temperature, तो रेशियो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मेटल। ओके, देयरफॉर K अपॉन रो टी, ये टी को हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, इज इक्वल टू L नॉट, दैट इज द कांस्टेंट फॉर L ऑल मेटल्स, ये L नॉट है वो सारे मेटल के लिए कांस्टेंट होता है, मीन्स K अपॉन रो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट L नॉट है उसकी वैल्यू आती है 2.45 इंटू 10⁻⁸ वाट ओम पर केल्विन स्क्वायर, दैट इज द लॉरेंस नंबर। ये L नॉट है, ये जो कांस्टेंट है लॉरेंस कांस्टेंट, तो लॉरेंस नंबर जो हर मेटल के लिए सेम होता है। ठीक है, दिस
नाउ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो अब थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग मटेरियल का तो मैंने एक चार्ट बनाया, वो देखो प्योर मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, एलॉय का थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, नॉन मेटेलिक क्रिस्टलाइन और अमorphous सब्सटेंस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी और कम होता है, और लिक्विड का तो बहुत कम होता है, और गैस का तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसे डिक्रीज़ करते हुए, ये हमारे मेटल्स और जो है एलॉय डिफरेंट मटेरियल्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजिंग रेट आपको बता रहा है। ओके, तो ये था हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का टॉपिक। ओके, तो जब न्यूमेरिकल हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, 2-3 कोऑर्डिनेट्स जो नेक्स्ट टॉपिक में है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और आपका स्पेरिकल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे, तो इस पर हम ये तीनों टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम मेन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, उसको समझने के लिए आपको एफएम में बर्नौलीज इक्वेशन, 3 डायमेंशनल बर्नौलीज इक्वेशन आप पढ़े होंगे, अगर वो याद होगा तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।